नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। जब चीन का मीडिया अचानक भारत की न्यूक्लियर पावर पर चर्चा करने लगे तो समझ लीजिए कुछ बड़ा बदल चुका है। आज हम बात करेंगे उस इंडिया की जिसे कभी अंडर एस्टिमेटेड किया गया और आज उसी इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेपन्स पर चाइनीज मीडिया एनालिसिस कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि चीन भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर क्यों बात कर रहा है, सवाल ये है कि अब उसे मजबूरी क्यों महसूस हो रही है। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर सिर्फ एक बम या हथियार नहीं होती, ये डिटरेंस, क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का नाम है। और भारत पिछले कई दशकों से चुपचाप लेकिन बेहद सटीक तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ता रहा है। भारत ने न्यूक्लियर पावर को कभी अग्रेशन के लिए नहीं बल्कि डिफेंसिव डिटरेंस के लिए बनाया। अब बात करें न्यूक्लियर सबमरीन्स की। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, ये भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का बैकबोन है। इसका मतलब साफ है, अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की सोचता भी है तो उसे पता है कि भारत जवाब देने में सक्षम है और वो जवाब डिसाइसिव होगा। यही वजह है कि आज चाइनीज मीडिया भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस पर चर्चा कर रहा है, क्योंकि समुद्र में छुपी न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रैक करना सबसे मुश्किल होता है और यही किसी भी न्यूक्लियर पावर की असली ताकत होती है। तो जब चाइना का मीडिया इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ पर एनालिसिस करता है तो ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक संकेत कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है। सबसे अहम बात, भारत ने कभी न्यूक्लियर थ्रेट को शो ऑफ नहीं बनाया और यही मैच्योरिटी चाइना को परेशान करती है। आइए देखते हैं चाइनीज मीडिया भारत की न्यूक्लियर पावर पे क्या कह रहा है, इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यों गेम चेंजर हैं और कैसे इंडिया की रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पॉलिसी उसे ग्लोबल रिस्पेक्ट दिला रही है। तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था चाइना मीडिया डिस्कस्ड ऑन इंडियन न्यूक्लियर पावर लाइक न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर वेपन्स। 看到啊，除了这个日韩之外呢，这个印度呢，现在呢似乎它的态度 पिछले कुछ सालों में जापान और कोरिया के अलावा भारत भी अमेरिका के और करीब आता दिख रहा है। आखिरकार दोनों देशों ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने अपनी लंबी बैठक के बाद ये घोषणा की। इस समझौते का मुख्य ध्यान इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने और टेक्निकल कोऑपरेशन पर है और साथ ही साउथ चाइना सी में कानून के शासन को बनाए रखने की बात की गई है। लेकिन सच कहा जाए तो यह सीधे तौर पर चीन को निशाना बनाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के समुद्री कानून समझौते के अनुसार वे कहते हैं, भारत इंडो पैसिफिक रीजन में नेविगेशन और फ्लाइट की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यह किसी देश के खिलाफ नहीं है। इसी के साथ भारत ने वेस्ट इंडिया मैग्नेट प्रोजेक्ट को 3 गुना बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। यह नया प्रोजेक्ट करीब 70 अरब रुपए का होगा और मैग्नेटिक मोटर के रिसर्च को बढ़ावा देगा, जिससे चीन पर निर्भरता और घटेगी। लेकिन फिर फार्न्सवर्थ का बयान आया और इंडियन अमेरिकन्स घबरा गए। 炸锅了吗？我们来听他是怎么说的。 My wife did not grow up Christian. I think it's fair to say that she grew up in a Hindu family, but not in a particularly religious family. Do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. इस बयान से इंडियन अमेरिकन्स लोगों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि फार्न्सवर्थ ने अपनी पत्नी की रिलीजियस फ्रीडम का अपमान किया और यह भी जताया कि इंडियन रिलीजन्स किसी तरह कमतर हैं। आयरॉनिक यह है कि जब बाकी सब अमेरिका की ओर झुक रहे हैं तो खुद फार्न्सवर्थ ही अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं दिखते। 我至少先走这一步吧。那因为它又不是核武国家。 आज दुनिया में केवल 6 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और ये सभी देश न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं। अगर किसी के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है तो पनडुब्बियों का असली फायदा नहीं है। जापान और साउथ कोरिया अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों देशों का लक्ष्य न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना ही लगता है। कारण साफ है, पनडुब्बियों में इस्तेमाल होने वाला न्यूक्लियर फ्यूल लगभग 90% तक शुद्ध किया जाता है, जो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। वे भले इसे खुलकर न कहें, लेकिन उनका रुख वहीं जा रहा है। आसपास देखिए, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस सभी न्यूक्लियर पावर्स हैं। अमेरिका हर बार भरोसेमंद नहीं होता, इसलिए बाकी देशों के मन में यह विचार स्वाभाविक है कि अपनी सुरक्षा खुद संभालनी चाहिए।
लेकिन जब बात भारत की आती है तो तस्वीर अलग दिखती है। भारत चाहे जितना आत्मविश्वास से बोले, उसकी क्रेडिबिलिटी मुश्किल से 10% मानी जाती है। असली स्तर तक पहुंचने से पहले ही भारत 9 कदम पीछे रह जाता है। बाकी बातें सिर्फ दिखावे की लगती हैं। और फिर भारत साउथ चाइना सी के मामलों में दखल देना चाहता है, जबकि वह वहां का होस्ट कंट्री भी नहीं है। जो इलाका आपका नहीं है, उसमें क्यों दखल देना? अगर भारत पहले अपने ही सीमाओं की रक्षा कर पाए तो वही बड़ी बात होगी। बाकी सब सिर्फ बोलने की बातें हैं। 稀土，这个澳大利亚是美国必须要担心的问题了。我认为澳大利亚大概奥班尼斯这个党应该是想清楚了。 जेडी वेंस ने कहा था कि वह चाहता है कि उसका पूरा परिवार एक ही धर्म में विश्वास करे। इसी तरह फार्न्सवर्थ की बात को भी कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन जब बात भारतीयों की आती है तो मामला बिल्कुल अलग है। भारतीयों में अपने देश के प्रति गर्व की भावना बेहद गहरी होती है, अमेरिका, चीन या रूस से भी कहीं ज्यादा। उनका नेशनल प्राइड इतना प्रबल है कि बाहर वालों के लिए उसे पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है। भारत हमेशा से अपने कल्चरल और नेशनल प्राइड पर जोर देता आया है, भले ही वह 300 से 400 साल तक ब्रिटिश कॉलोनियल रहा हो। फिर भी भारतीयों ने अपनी अस्मिता और स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। मुझे याद है, मेरे एक भारतीय सहपाठी ने कभी ब्रिटेन का जिक्र किया था, लेकिन उसके शब्दों में कोई बिटरनेस नहीं थी, बल्कि अपने देश और कल्चर पर अटूट गर्व झलक रहा था। एक ऐसी संस्कृति जो 2-3 हजार सालों से चली आ रही है। इतने लंबे इतिहास और गहरी पहचान के साथ अगर भारतीय अपनी संस्कृति या आस्था पर सवाल उठने पर सेंसिटिव होते हैं तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। 讲起来到底多少年了？起码也有2-3千年了啊！所以在这种情况下，印度人的不高兴，那确实是可以理解的了。 जब चाइनीज मीडिया आज भारत की न्यूक्लियर पावर, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर वेपन्स पर विस्तार से चर्चा करने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह चर्चा डर या सम्मान या कहें दोनों से पैदा हुई है। दशकों तक चीन ने भारत को एक सीमित, डिफेंसिव और इंटरनली बिजी देश समझा, लेकिन अब वही चीन भारत को एक क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में देख रहा है और यही बात उसे असहज कर रही है। भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी जल्दबाजी या पॉलिटिकल ड्रामा का नतीजा नहीं है। ये एक लंबी, डिसिप्लिन्ड और वेल कैलकुलेटेड प्रोसेस का परिणाम है। पोखरण 2 1998 के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को एग्रेशन के लिए नहीं बल्कि डिटरेंस के लिए रखेगा। भारत की नो फर्स्ट यूज NFU पॉलिसी आज भी उसे दुनिया की सबसे रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स में शामिल करती है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है भारत की न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी। INS अरिहंत क्लास SSBN ने भारत को एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है। इसका सीधा मतलब है, अगर कोई देश भारत पर न्यूक्लियर हमला करने की सोचता भी है तो वो जानता है कि भारत का जवाब बचा रहेगा और डिसाइसिव होगा। सी बेस्ड डिटरेंस को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है और चीन इस रियलिटी को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि चाइनीज मीडिया अब भारत की न्यूक्लियर ट्रायड लैंड, एयर और सी पर एनालिसिस कर रहा है। यह सिर्फ मिलिट्री क्यूरियोसिटी नहीं है, यह एक्नॉलेजमेंट है कि भारत अब स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में बराबरी की स्थिति में पहुंच रहा है। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कभी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल इंटिमिडेशन के लिए नहीं किया। न धमकियां, न इररिस्पॉन्सिबल बयान। भारत की ताकत उसकी साइलेंस, रिस्ट्रेंट और कैपेबिलिटी में है। और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में अक्सर वही देश सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जो कम बोलता है लेकिन पूरी तैयारी के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।